हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जैक बोर्ड के ऑफिशियल MCQ क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि ऐसे MCQ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो जैक बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट में और आपके जो क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, ठीक है, बार बार दिया जाता है एग्जाम में, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि उन जो जैक बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन है बस इतना ही है जो बार बार दिया जाता है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, इधर भी पढ़ रहे हैं उधर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आता ही नहीं उतना क्वेश्चन। आता है क्या? सारा क्वेश्चन थोड़े ना आते हैं। तो सारे क्वेश्चन के जो निचोड़ है, जो 40 के 40 क्वेश्चन आप जवाब दे पाएंगे, इस तरह से तैयारी कराएंगे जो जैक बोर्ड के ऑफिशियल MCQ क्वेश्चन है उसको बताने वाले हैं आज। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर साइंस, ठीक है, टर्म 1 के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आपका क्या हो कि 40 में 40 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर पाए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और स्किप करके नहीं देखिएगा वीडियो को, नहीं तो आपका स्किप हो जाएगा नंबर में। ये बताते हैं कि नहीं, स्किप करके देखिएगा तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, स्किप हो जाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और याद रखिएगा दूरी का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए चलते हैं हम लोग, चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और वेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। हम आप लोग को बता दिए 4 क्वेश्चन क्या क्या है। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या, मीटर। दूरी का मीटर। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड। और वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं ना। ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। देखिए 2 क्वेश्चन यहीं पर बन गया, लेकिन आप लोग क्वेश्चन एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन नहीं सकते हैं ना, उसमें स्पीडोमीटर कुछ और सारे मीटर को दे देंगे, आपको कन्फ्यूज कर देते हैं। लेकिन आपको दूरी का मात्रक है, वाहनों में लगा रहता है, तो है क्या होगा, वो ओडोमीटर होगा, ठीक है। और क्या मापता है, दूरी को, ठीक है। नेक्स्ट चले जानते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। विराम से आरंभ होने वाली वस्तु का आरंभिक वेग क्या होगा। देखिए जब वस्तु चलेगा ही नहीं तो क्या होगा, 0 होगा ना, ठीक है। आरंभिक वेग क्या होगा या प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो यह है नेक्स्ट हम लोग क्या क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु की तय की दूरी क्या होगा, या तो 0 होगा अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक है। कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चले जानते हैं, एक कार 2 घंटा 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इसका औसत चाल क्या होगा। अभी बताया कि कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, बट्टे कितना, कुल समय कितना, 2 घंटा, काट दिए तो कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर ना। इसका आंसर क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं, एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या होगा। तो 2 घंटा में औसत चाल के इसका भी औसत चाल निकलने कहा गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, 72 किलोमीटर घंटा पर मीटर सेकंड में होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, किलोमीटर घंटा को किस में बदलने के लिए कहा गया है, मीटर सेकंड में, ठीक है। बदल लीजिएगा, क्या कीजिएगा, 1000 से किलोमीटर को भागा दीजिएगा तो किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाता है। और 60 गुना 60 से भागा दीजिएगा घंटा को तो क्या हो जाता है, यानी कि 3600 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड में बदल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, द्रव्यमान विस्थापन आयतन और चाल में से कौन सदिश राशि है, ठीक है। द्रव्यमान विस्थापन आयतन और चाल में से, इस चारों में से कौन सदिश राशि है, बताइए। तो सदिश राशि कौन है, विस्थापन है सदिश राशि, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि। आयतन क्या, अदिश राशि। चाल भी क्या है, अदिश राशि है। और सिर्फ इसमें क्या है, विस्थापन सिर्फ क्या है, सदिश राशि। देखिए कितना क्वेश्चन बन गया, द्रव्यमान क्या है, कौन सा राशि है, तो आप बता पाएंगे सदिश की अदिश, अदिश राशि। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। आयतन क्या है, अदिश राशि। चाल क्या है,
अदिश राशि। यहाँ पर कितना क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन बन रहा है ना। इसी तरह से दिया जाता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विस्थापन, चाल और त्वरण में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए आप कौन सदिश राशि नहीं है, तो देखिए तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। तो चाल क्या है, सदिश राशि नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सदिश राशि नहीं है चाल, यानी कि चाल क्या है, अदिश राशि है। सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है। देखिए सदिश का ऋणात्मक कभी परिणाम नहीं होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। कितना क्वेश्चन बन गया, देखिए एक ही चीज में कितना क्वेश्चन सारा बन रहा है। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से समझकर याद कीजिएगा, तो आपका नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा ही मात्रक किसका है, तो आप लोग त्वरण, देखिए 2 क्वेश्चन बना कि नहीं। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका ऐसा मात्रक होता है, त्वरण का होता है। देखिए इसको अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। गति के समीकरण को 3 गो समीकरण होता है। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तीसरा क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए इसको घुमा कर भी दे सकता है, हो सकता है आपको ये सब दे दें, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दिया जाता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको सही चीज को जानना है। ठीक है, सही चीज को पूरा निचोड़ कर इसको देखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, देखिए इधर प्लस कभी नहीं होता है, इधर कभी प्लस नहीं होगा। आपको घुमा फिरा कर यह इसका क्वेश्चन बनाकर आपको चुनने के लिए दिया जा सकता है कि इसमें से कौन सही है। तो आप बता दीजिएगा जो आपका सही लगेगा। v बराबर यू प्लस ए टी होता है नंबर 1। उसके बाद v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी उसका। देखिए 3 गो समीकरण है, 3 ही समीकरण को इधर उधर उलट पुलट करके आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्वेश्चन का आंसर। गति के समीकरण में v, u, a, s और t का इंगित करता है। तो u मतलब आरंभिक वेग होता है, v मतलब अंतिम वेग होता है, a मतलब त्वरण होता है, t मतलब समय होता है, s मतलब दूरी होता है, यानी कि t समय में तय की गई दूरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा ठीक से। उसके बाद कोई कार्य एक समान रूप से त्वरित 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड गति प्राप्त करती है, उसकी त्वरण क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए कि आपका क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आपका पूछा गया है त्वरण कितना होगा। हमारा प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना सेकंड के बाद, 5 सेकंड में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो त्वरण कितना, 10 में 5 घटाएंगे कितना, 5 बचेगा ना। इधर भी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ए निकालने को कहा गया ना, देखिए इसका निकाल कल दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए भी माइनस यू, इधर यू को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, टी गुना में है तो भागा में आ जाएगा इधर। तो भी माइनस यू बाई टी, इस तरह से भी आपको समीकरण दे देगा कि इसमें से कौन सही है। ये बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। भी का मान कितना है, 10, 10 में 5 गया तो कितना, 5 बचा, और बटे में कितना है, सेकंड कितना, 5, 5 में 5 गया तो 5 में 5 गया तो कितना, मतलब 5 से 5 को भगा दिए तो 1 बचा, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। तो चाल नीचे का क्षेत्रफल किससे मात्रक निरूपित किया जाता है, मीटर से। ठीक है, एक समान चाल में से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो वो होता है एक समान से चाल से कोई भी वस्तु गतिशील करता है, उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। देखिए कोई भी पिंड क्या होता है, अपने जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहता है, तो उसके गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। यह तो हो गया साइकिल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि साइकिल, कार, रेलगाड़ी और बस में से किसका जड़त्व अधिक है। देखिए जिसका वजन ज़्यादा रहेगा, यानी कि द्रव्यमान जिसका ज़्यादा, उसका जड़त्व भी ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इसका यहाँ पर किसका ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा, तो रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी का जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं कि 4 वस्तुएं ABCD के द्रव्यमान क्रमशः 6, 10, 15 तथा 18 kg है, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तभी बताए जिसका ज़्यादा द्रव्यमान उसका अधिक जड़त्व। ठीक है,
इसमें क्या होगा डी, यानी कि 18 kg। ठीक है। किस वस्तु की जड़त्व की माप होती है? क्या होती है? द्रव्यमान होती है। जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान होती है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, एक ही तरह का दिया जाता है। न्यूटन का गति, ठीक है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की परिभाषा देता है? वो होता है न्यूटन है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम जड़त्व की परिभाषा देता है? वो है पहला नियम। न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? वो होती है बल का। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए ये एक तो होता है ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा, मीटर पर सेकंड भी होता है। हाँ, मीटर पर सेकंड। और न्यूटन का ऐसा मात्रक भी बल होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकंड के बराबर। नेक्स्ट चलिए जानते हैं बल का व्यंजक क्या होता है? चलिए, बल का व्यंजक क्या होता है? तो बल का व्यंजक होता है हमारा F बराबर एम ए। ठीक, क्या होता है? F बराबर एम ए। ठीक है, F बराबर क्या होता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। F बराबर क्या होता है? एम ए, एम बी, एम यू, इस तरह से दे देंगे आपको, लेकिन आपको क्या करना है? F बराबर एम ए होता है। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल तथा उनके बीच की दूरी r में क्या संबंध होता है? तो F समानुपाती 1/r, व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह है। ठीक है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? वह है असंतुलित बल की। ठीक है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी? तो देखिए इसको गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, F बराबर एम ए होता है कि नहीं? ए कितना है? 5, और 2 कितना है? 2 kg, 5 गुनी 2, F बराबर एम ए। द्रव्यमान गुना क्या होता है? द्रव्यमान गुना क्या होता है? क्या होता है? त्वरण होता है ना। आप लोग कहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान गुना त्वरण 5 गुनी कितना हो गया? 10 होता है। 5 दूनी 10 यानी, ठीक है, तो यानी कि 10 न्यूटन होगा। उसके बाद 4 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल होगा, यह भी कितना गुना कर देंगे? 8 न्यूटन होगा। इसको तो आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन है आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? यह है तृतीय नियम। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, क्या रखिएगा, देखिए कितना क्वेश्चन है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना चल, द्रव्यमान गुना और कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। नेक्स्ट चलिए जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, इसको आप लोग का क्या क्वेश्चन है? संवेग निकलने कहा गया है। ठीक है, किसी क्या होता है संवेग बराबर, अभी देखें, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो 5 4 20, यानी कि संवेग क्या हो जाएगा? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग भी क्या हो जाता है? यदि किसी वेग का आधा करेंगे तो उसका संवेग भी क्या होगा? आधा होगा। क्या रखिएगा, संवेग भी क्या हो जाता है? आधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले जानते हैं रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, जो रॉकेट जो प्रणोदन करता है तो किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के आधार पर। ठीक है, रॉकेट तथा जेट इंजन न्यूटन के किस नियम पर कार्य करते हैं? वो है तीसरा नियम। ठीक है, विपरीत प्रतिक्रिया के समान क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी रॉकेट क्या करता है? ईंधन को पीछे की ओर ढकलता है, तो आगे क्या होता है? रॉकेट
ईंधन को क्या करता है, पीछे की ओर ढकेलता है, उसी तरह रॉकेट भी आगे की तरफ जाता है। ठीक है, चलिए जेट इंजन है। ग्रह, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या एक समान रहता है? तो वह रहता है त्वरण। ठीक है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या एक समान रहता है? एक समान रहता है, त्वरण एक समान रहता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक समान गति से मतलब ऊपर से गिरेंगे तो उसका त्वरण क्या होगा, समान रहेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग पूरे को कवर करते हैं। हम लोग अभी कितना नंबर पेज में है देख लीजिए, 5 नंबर पेज में है, अभी 12 तक जाएंगे हम लोग। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन का निचोड़ है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का क्या है, निचोड़ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम पर ठीक है, किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद सर गुरुत्वीय जी का मान कितना, सही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। इसके पर किलोग्राम स्क्वायर, पर केजी, ये सभी कर सकते हैं। आपका देखिए इस तरह से भी दे सकता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इस तरह भी से भी दे सकता है। जी का ऐसा मात्रक क्या होता है, इस तरह से भी। देखिए कितना कुछ है, क्वेश्चन क्या है। एक तो देखिए यहाँ पर देखिए, एक हिंदी में लिख कर आपको देंगे, दूसरा क्या देंगे आपको, तीसरा आपको मात्रक पूछ देंगे, और चौथा आपको क्या करेंगे, मतलब आपका क्या करेंगे, एक ऐसा मात्र पूछ देंगे, लेकिन क्वेश्चन एक ही होगा। उसका मान कितना होता है अब बता दी, अब कितना होता है, 6 पॉइंट कितना होता है, 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होता है, बड़ा जी का, ठीक है, छोटा जी का नहीं, छोटा जी का नहीं, बड़ा जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। छोटा जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय यह है गुरुत्वीय स्थिरांक है, वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, दोनों में देखिए डिफरेंस अभी उसमें आ रहे हैं हम लोग कि गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा मात्रक कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसका मान कितना होता है, क्या रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, डैश होता है, तो वो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, क्या रखिएगा। नेक्स्ट चलिए जानते हैं हम लोग कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र या गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो उसका सूत्र F बराबर, ये हर बार दे जाता है, देख लीजिएगा क्वेश्चन पहले साल का उठाकर देख लीजिएगा। F बराबर क्या होता है, जी एम बड़ा एम छोटा एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी एफ बराबर जी बड़ा एम छोटा एम बाय आर स्क्वायर, इसका हर साल दिया जाता है, इस साल भी देंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएंगे। यदि दोगुना कर देंगे द्रव्यमानों को तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या याद रखिएगा, दोगुना यदि द्रव्यमानों को दोगुना करने से गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। वही क्वेश्चन को ये दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अदा कर देंगे, ठीक है, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान को यदि 2 गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 गुना होता है। ये दूरी को अधिक करते हैं तो 4 गुना होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना, अभी बताइए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी बता दिए ना आप लोग को, वही क्वेश्चन है ना। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का अधिकतम मान होता है। यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। ठीक है, यदि ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, याद रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का अधिकतम मान होता है ध्रुवों पर, सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ध्रुवों पर होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, केंद्र में 0 होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान क्या होता है, केंद्र में 0। अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है, क्या याद रखिएगा। ये कितना क्वेश्चन बन गया, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा, यदि ऊपर से ऊपर तरफ जाएंगे तो घटता है, केंद्र पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है।
ठीक है। अंतरिक्ष में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है पृथ्वी का, उसका भार होगा। ठीक है, 10 kg रहेगा तो उसका भार निकालने कहा गया है 9.98 न्यूटन होता है। तो भार का हम लोग फॉर्मूला चले जानते हैं। इसका नेक्स्ट ये सब मैथ है, मैथ के लिए अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा मैथ को बनाने में। ठीक है, चलिए जो आपके लिए आसान है उसको याद करा देते हैं। ठीक है, मैथ के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, यदि मैथ आप लोग ऐसे सॉल्व नहीं होता है तो आप जरूर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि पृथ्वी, ये क्या है, ये भी मैथ है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा कि यदि अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार कितना होगा। तो अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण होता ही नहीं तो कहाँ से होगा, उसका भार क्या होगा, 0 होगा। 60 kg रहे, 80 kg रहे, 100 kg रहे, ठीक है, अंतरिक्ष में क्या होगा, उसका भार 0 होगा। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। याद रखिएगा, भार का ऐसा मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, वो होता है 9.8। ठीक है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। याद रखिएगा आप लोग। 98 की न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, 10 kg होगा। ये सब मैथ है। ठीक है, चलिए ये मैथ है, ये भी ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन है। जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहलाता है। जब मतलब कोई भी तरल में डुबाएंगे, ऊपर की ओर कोई भी चीज़ को ढकलता है कि नहीं। पहले क्या आप देखिएगा, कुएं में पानी भरे है, कभी कुएं में पानी भरे है ना, तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, पानी बाल्टी में पानी जैसे भरते हैं, मतलब डुबाते हैं, तो क्या होता है, ऊपर की ओर एक बल लगाकर ढकलता है, उस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलिए चलते हैं, वो था हमारा भौतिक में इतने सारे क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं कि केमिस्ट्री में जो सीएसएन स्टडी के जैक बोर्ड ऑफिशियल एमसीक्यू क्वेश्चन है क्या क्या है। ठीक है, यह टर्म 1 के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा ना, आपका 40 नंबर 40 में आ जाएगा। 40 में 40 कहीं नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, कभी कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, इसका पढ़ लीजिएगा, जितना बता रहे इतने में ही आपका 40 में 40 आ जाएगा। इतना, इससे ज़्यादा निचोड़ कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, इस सारा क्वेश्चन का निचोड़ है। चलिए, गंध, ठंडा, प्रेम और ठंडा पेय में कौन पदार्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि ताकि आप लोगों को दिखाई दे। गंध, ठंडा, प्रेम और ठंडा पेय में कौन पदार्थ है। देखिए, गंध भी तो क्या है, पदार्थ है क्या, नहीं है। ठंडा क्या है, देखिए ठंडा पेय कहेंगे, ठंडा तो ठंडा लगता है मनुष्य को, तो दिखाई नहीं देता, तो उसका वजन भी नहीं होगा, द्रव्यमान भी नहीं होगा, आयतन भी नहीं होगा। यानी कि ये क्या होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। तो ठंडा पेय क्या होगा, पदार्थ है। ये पदार्थ वाला चैप्टर जो है क्लास 9 का फुल वीडियो है एकदम, उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन पदार्थ है कौन पदार्थ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं सब्जेक्टिव वाई ऑब्जेक्टिव वाई, उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं हम लोग कि स्नेह, गंध, घृणा और वायु में से कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो वायु है पदार्थ। यहाँ पर स्नेह भी नहीं है, गंध भी नहीं है, घृणा भी नहीं, तो वायु क्या है, वायु का आयतन, वायु का ऐसे आकार नहीं होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है ना। जैसे एलपीजी गैस को भरते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या, बैलून में आप लोग भरते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसको मतलब द्रव्यमान क्या कीजिएगा, वजन कीजिएगा तो उसका भी कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं। हवा का भी वजन होता है, वजन करेंगे कहीं बना, मतलब इसका द्रव्यमान भी मतलब द्रव्यमान होता है, लेकिन इसका आयतन सटीक नहीं, मतलब इसका आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है ना। हवा जल भोजन पदार्थ है या नहीं, तो हवा जल भोजन क्या है, पदार्थ है। इकाई आयतन में उपस्थित साहित्य को वस्तु का डैश कहते हैं। तो इकाई आयतन में उपस्थित साहित्य को वस्तु का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, कितना घना रहता है कोई वस्तु, उसको क्या कहते हैं, उपस्थित साहित्य को वस्तु का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, देखना चाहते हैं घनत्व क्या है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पानी, लोहा, चीनी और ऑक्सीजन में उनके कोनों के बीच उस सबके अधिक दूरी किस में होगी, तो वो होगी ऑक्सीजन में। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन में सबका ज़्यादा दूरी होगी। पानी, लोहा, चीनी और ऑक्सीजन में उनके कोनों के बीच, देखिए जितना पदार्थ ठोस क्या होता है, पास पास होता है कोन। ठीक है, उसके बाद द्रव में थोड़ा थोड़ा मीडियम में, ठीक है, द्रव में, उसके बाद गैस में सबसे ज़्यादा दूर में। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसका कण क्या होगा, सबसे दूरी होगा ना। यह वाला भी कण सबसे पास किसका होता है, ठोस का, उससे मीडियम किसका होता है, द्रव का, सबसे दूर दूर किसका होता है,
गैस का, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसका आंसर क्या होगा, गैस होगा, ऑक्सीजन होगा। यानी पानी, लोहा, रुई और शहद में सबसे कम घनत्व किसका है, तो जानते हैं पानी, लोहा, रुई, शहद, मतलब लोहा सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर शहद है, उसके बाद पानी होगा, उसके बाद रुई होगा, तो यानी रुई सबसे कम घनत्व वाले पदार्थ है। यहाँ पर गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कम होता है, अभी बताएं। देखिए गैस के कणों के बीच क्या होगा, जो जिसका दूर दूर रहेगा कण, उसका देखिए एक कण यहाँ पर होता है, एक कण यहाँ पर होता है, जिसका दूर दूर कण रहेगा तो आकर्षण बल भी क्या होगा, कम ही होगा ना। पदार्थ कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है या अधिकतम होती है, ठीक याद रखिएगा। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठोस मतलब ठोस ऊर्जा में, ठोस में क्या होता है, अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, अधिक कहा जाएगा तो, और मध्यम कहा जाएगा तो द्रव का होगा, ठीक है। तीन तरह का यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, एक तो अधिकतम अणुओं की ऊर्जा किस में होती है, गैस में होती है, और सबसे कम होती है ठोस में, और मध्यम किस में होती है, द्रव में। कणों की गतिज ऊर्जा ठोस में डैश, द्रव में डैश, गैसों में डैश होती है, तो अधिक किस में होगा, गतिज ऊर्जा ठोस में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है, मध्यम किस में होता है, द्रव में, न्यूनतम किस में होता है, गैस में, ठीक है। चलिए द्रव में आकार, वेग और घनत्व और आयतन में से कौन निश्चित होता है, देखिए द्रव में आकार, वेग, घनत्व और आयतन में से कौन निश्चित होता है, तो द्रव का क्या होता है, एक आयतन निश्चित होता है, आकार लेकिन निश्चित नहीं होता है, वेग भी निश्चित नहीं होता है, घनत्व भी निश्चित नहीं होता है, आयतन लेकिन निश्चित होता है, ठीक है। घनत्व, आकार, आयतन और द्रव्यमान में इनमें से द्रव में कौन अनिश्चित होता है, तो आकार क्या होता है द्रव का, देखिए पानी में बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेंगे, गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेंगे, ठीक है, लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार ले लेंगे, मतलब जिसमें रखेंगे उसी का आकार ले लेंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट चलिए चलते हैं, उसके गर्म या भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है, वह विसरण के कारण, ठीक है, विसरण विधि के कारण क्या होता है, विसरण प्रक्रिया के कारण क्या होता है, गर्म भोजन या इत्र की सुगंध हमारे नाक तक आ जाती है, ठीक है। पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं, ठीक है, दाब या दबाव कहते हैं, प्रेशर, ठीक है। कोई भी पात्र मतलब बर्तनों के दीवारों पर जो इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले दाब को क्या, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। दाब का या दबाव या दाब कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। देखिए इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, तो दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है ना, याद रखिएगा। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, देखिए ऐसा जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के भौतिक अवस्था क्या होगी, तो 0 डिग्री अवस्था पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा, ठोस होगा। 28 डिग्री पर क्या होगा, जल की भौतिक अवस्था गैसीय हो जाएगा। और 200 केल्विन तापक्रम बराबर है कितना, देखिए 200 केल्विन तापक्रम बराबर कितना होगा, केल्विन से कितने में बदलने बोल रहा है, डिग्री सेल्सियस में ना, किसमें बदलने बोल रहा है, डिग्री सेल्सियस में। और डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, 2 केल्विन में है तो क्या करेंगे, माइनस करते हैं किससे, ठीक है, इसमें माइनस 200 केल्विन माइनस करते हैं कितना, 273, ठीक है। इसमें डिग्री सेल्सियस के लिए माइनस करते हैं बदलने के लिए, और केल्विन में बदलने के लिए जोड़ते हैं, ठीक याद रखिएगा। केल्विन में बदलने के लिए जोड़ते हैं 273 से, और क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 200 में 273 गया कितना होगा, माइनस 73 डिग्री होगा ना, 73 डिग्री सेल्सियस ना। यानी कि इसका आप लोग बनाने भी सीख गए, यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो बनाना सिखा दिए। बर्फ का गलनांक है 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन ताप पर बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। जल का क्वथनांक कितना होता है, जल कितना, 373 केल्विन, जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन। कौन जलने की तीव्रता पैदा करेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जलने की, देखिए भाप या जो पानी रहता है वो उसमें हाथ पर यदि थोड़ा सा लग जाएगा तो जलेगा नहीं, लेकिन भाप सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक याद रखिएगा। आप लोग मेरे कल सब्जेक्ट में पढ़े हैं। कप के अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान कम होता है क्या, मतलब कप के अपेक्षा जो प्लेट से हम लोग जल्दी चाय या
पी लेंगे, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह से पूछ दिया है। कप का बच्चा प्लेट में चाय का तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। प्लेट से क्या होता है, कप में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है ना, जिसके कारण उसका तापमान भी क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन प्लेट में क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसका क्या होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा और तापमान भी क्या होगा, कम होगा। जब वाष्प संघनित होता है तो डैश उसका ताप घट जाता है। देखिए तो क्या होता है, जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। गैस में कौन अनिश्चित होता है, तो गैस में कौन अनिश्चित होता है, आकार और आयतन, ठीक है। आकार और आयतन नहीं होता है, क्योंकि बैलून में भरेंगे तो बैलून का आकार ले लेंगे, सिलेंडर में भरेंगे तो सिलेंडर आकार ले लेंगे, उसका आयतन भी और आकार भी निश्चित नहीं होता है। लेकिन द्रव्यमान उसका यदि देखिए द्रव्यमान होता है, ठीक है। ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन, लेकिन ये भी द्रव्यमान देखिए निकल जाता है। ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर किस प्रकार का पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित है। कपूर क्या है, कपूर को ऐसे ही रख देंगे तो क्या हो जाता है, मतलब वो अपने आप उड़ जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कौन सा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। जल से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वो है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसको हम लोग उसके बाद फिर से जल बना सकते हैं। भोजन का पाचन, पौधों की वृद्धि और मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है। भोजन का पाचन है, पौधों की वृद्धि है, ठीक है, और मोमबत्ती के जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, वह है रासायनिक, क्योंकि अब इसके बाद फिर से हम लोग भोजन पच जाएगा तो वो हम लोग दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। पौधों की वृद्धि क्या है, एक बार बढ़ जाएगा तो घटा नहीं सकते हैं। मोमबत्ती जल जाएगा तो उसको फिर से बना नहीं सकते हैं ना, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, वह भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उस समय फिर से हम लोग लोहा नहीं बना सकते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है कितना केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन को पूछा है, अभी बताया कि केल्विन बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिग्री सेल्सियस 10 + 273 कितना हो गया, बताइए 283 केल्विन। 573 केल्विन तापमान का मान सेल्सियस में क्या होगा, देखिए घटा दीजिए 273 में, तो 273 घटा देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। पॉलिस्टर, सिल्क, सूती और सिंथेटिक कपड़ों में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं गर्मियों के दिन में क्या कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा, क्योंकि यह पानी का अधिक सोखता है और हमें ठंडा पैदा करता है ना, हमें महसूस होता है, ठीक है। तो सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा आरामदायी देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं हम लोग। अब यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन सा, परमाणु डैश अति सूक्ष्म और अविनाशी कण है, यह है अविभाज्य कण है। आप लोग जानते हैं डाल्टन ने क्या कहा था कि जो परमाणु होता है वह अविभाज्य कण है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलिए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान का डैश होती है। देखिए कुल द्रव्यमान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमानों के क्या होता है, बराबर होता है। जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होता है, उत्पादों का भी द्रव्यमान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 भार का अनुपात होता है, ठीक है। NH3 के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, 14:3 होता है, याद रखिएगा आप लोग। जल में उपस्थित तत्व के नाम है, तो जल में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन देगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, आप लोगों को पूरा निचोड़ बता रहे हैं और आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। आप लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, नहीं जानते हो तो याद कर लीजिए। ऑक्सीजन गैस के लिए रासायनिक संकेत है, ऑक्सीजन का की रासायनिक संकेत क्या होता है, O2 होता है। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, Na होता है। सोडियम आयन का संकेत क्या होता है, देखिए आयन जब कहा दिया तो Na+, क्योंकि क्या होता है आयन का संकेत क्या होगा, Na+, ठीक है। धन आयन ऋण आयन, तो सोडियम क्या होता है, धन आयन होता है, ठीक है। यह अपने से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, इसलिए सोडियम का आयन का संकेत क्या होगा, Na+। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि तत्व A एवं B की संयोजकता क्रमशः 3:2 है। इन तत्वों के संयोग से बनी यौगिक का सूत्र है, तो A2B3, ठीक है। संयोजकता कितना है, देखिए जानते हैं AB है, किसके पास है, A के पास 3 है, 2 है, तो इसके पास ये चला जाता है, इसके पास ये चले जाएंगे, तो B के पास क्या आ गया है, 3 गया है, तो B3 हो गया, A2B3 आंसर होगा, ठीक है इसका। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। इसको नेक्स्ट चलिए जानते हैं
यदि किसी परमाणु के बाध्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता होगी। तो बाध्यतम कोश में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन तक, तो इसका संयुक्ता क्या होगा, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो संयुक्ता कितना होगा, 2 होगा। क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होती है, 1 होती है, आप लोग याद रखिएगा। उत्कृष्ट गैसों की संयुक्ता कितनी होती है, वो 0 होता है, ठीक। उत्कृष्ट गैसों की संयुक्ता कितनी होती है, 0 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। आप लोग 1 से 20 तक जो है तत्व आप लोग किए हैं ना, नहीं किए तो बहुत पछताएंगे अभी, ठीक है। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो नहीं बना पाएंगे ना, तो आप लोग याद कर लीजिए अभी जो बता रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है वो है आर्गन, ठीक है। अक्रिय गैस है हीलियम, ठीक है। ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु से कितने गुना भारी होती है, तो आप लोग जानते हैं 4/3 गुना भारी होता है ऑक्सीजन परमाणु। कार्बन के 12 परमाणु एक परमाणु के कितने गुना भारी होता है, 4/3 गुना। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, FeO होता है। फेरिक उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, H2S होता है। आप लोग ये सूत्र जो है याद रखिए ध्यान से, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, H2O, फेरिक ऑक्साइड का FeO, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl और हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, वह है CaCO3। याद रखिए एकदम, इस जो है इसमें से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, इसको याद रख लीजिए, याद रखिए अभी, ठीक है। आप लोग नोट करके रख लीजिए, याद रखिए और नोट भी कर लीजिए साथ ही साथ, ठीक है, बता रहे हैं जो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया गया है, तो है कार्बन के 12 परमाणु, ठीक है। कार्बन 12 को लिया गया है। एक परमाणु द्रव्यमान समान है तो कार्बन 12 का 1/12 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें इतना निचोड़ बता रहे हैं, क्योंकि आपको इसको पढ़िएगा और किसी विज्ञान के क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबका निचोड़ है ये। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 18 यूनिट होता है। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, 58.5 यूनिट, ठीक है। 98.5 यूनिट होता है NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है। आणविक द्रव्यमान निकालना नहीं जानते और सूत्र इकाई द्रव्यमान नहीं निकालना जानते हैं तो आप लोग मेरे चैनल में बना हुआ है पहले से वीडियो, उसको देख लीजिए और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, वीडियो का लिंक, ताकि आप लोग पूरा वीडियो को देख सकें, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होता है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 12 और 11, ठीक है। तो जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ होता है ना, तो 12 और 11 कितना होगा, 23 ना। पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। एक मोल में कितनी होता है, 6.022 10⁻23 मोल परमाणु अणु, ठीक है, आयन होता है, ठीक है। अवगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 10⁻23 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल और हाइड्रोजन के अणु का मतलब जल में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। अभी कितना अनुपात बताए, एक हो गया निमोनिया का बताए, अमोनिया का बताए, उसके बाद जल का बताए, उसके ऊपर में हाइड्रोजन क्लोराइड का बताए, ठीक है। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितना है, वही होगा, देखिए यह क्या है, 1.8 अनुपात में होता है, तो इसका भार के 1 मोल है, H2O में 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल 6.022 10⁻23 होगा, ठीक है। 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 10⁻23 कण होता है, ठीक है। 5.85 NaCl किसके बराबर है, तो 1/10 मोल के बराबर है, ठीक है। इसको नहीं जानते हैं निकालना तो आप लोगों को उसमें वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, तो 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा, 9 ग्राम, ठीक है।
1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 14 ग्राम होता है, जानते हैं आप लोग। 8 ग्राम CH4 में कितना मोल है? 0.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं और इसी से पूछा जाएगा इस बार भी, और आप लोग नहीं बोलिएगा कि नहीं बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट और 2 गो बस है, मतलब 2 गो क्वेश्चन यह बायोलॉजी का है। जितना सारा क्वेश्चन बताएंगे आप, ठीक है, जितना सारा क्वेश्चन बताएंगे बायोलॉजी का बता रहे हैं। अभी हम लोग पढ़े जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ठीक है, मतलब रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मतलब क्या जीव विज्ञान में कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बनेंगे और जो बार बार दिया जाता है और जैक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीव विज्ञान में। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? आप लोग जानते हैं, कोशिका को कहते हैं। देखिए, इस जीवन के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन बना, एक तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वो है कोशिका है। 2 क्वेश्चन बन गया ना। सेल यानी कि शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। तो सबसे पहले किसने खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो शब्द की उत्पत्ति किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने ही किया था। कोशिका यानी सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान थे। कोशिका सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? वो थे स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है कितना? 2 लाख गुना। ठीक है, 2 लाख गुना है। मेगापिक्सल जो होता है ना, उसको कहते हैं। कितना आवर्धन होता है? 2 लाख गुना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किन वैज्ञानिकों ने किया था? तो एम नाल एवं रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? एम नाल एवं रस्का ने, याद रखिएगा, एम नाल और रस्का ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो कौन सा लवक पाया जाता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, वो होता है क्लोरोफिल। देखिए, क्लोरोफिल जंतुओं में नहीं पाया जाता है, वो पादपों में ही पाया जाता है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? कि पादप जंतु में पाया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन क्या कीजिएगा? जंतु को मारिएगा कि पादप को मारिएगा? तो पादप को मारिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, तो वो है श्वसन से। ठीक है, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? बिजली घर भी कहा जाता है, एक याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है, तो वह है ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, कोशिका का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट हुक है। ठीक है, यानी कि वही खोज किया ना रॉबर्ट हुक ने, इसलिए आविष्कारक भी कहा जा सकता है रॉबर्ट हुक को। कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होता है? देखिए, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अभी बताए ना, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका कौन सा भाग निर्जीव होता है? वो होता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। ठीक है, हरित लवक को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। और किस प्रकार की कोशिका में सबसे बड़ी राजधानी पाई जाती है? वह है पादप कोशिका में सबसे बड़ा राजधानी पाया जाता है। तारककाय पाया जाता है किसमें? कोशिका तारककाय। देखिए, जितने भी अंग है वो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। यानी तारककाय कहाँ पाए जाएंगे? कोशिका द्रव में। तारक केंद्रक का कार्य है तुरकु निर्माण। ठीक है, कि किसका निर्माण करने के लिए? तुरकु निर्माण करने के लिए। केंद्रक द्रव में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? वो केंद्रक द्रव में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाया जाता है वो है लाइसोसोम। ठीक है, क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं, ये क्वेश्चन का निचोड़ है, बस इसी में हम लोग का जितना पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ने से आपका 40 में 40 आ जाएगा। वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली कहते हैं, तो वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को। ठीक है, आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। देखिए, आत्महत्या का थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को।
या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको इसी मतलब सारा क्वेश्चन का निचोड़ बता रहे हैं ना, उसी को घुमा कर फिरा कर इसी तरह से दिया जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसम को। कोशिका का कौन सा अंग पाचक थैली कहलाता है? देखिए यह भी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कोशिका लाइसम को कहते हैं ना। अभी बताएं, आत्मघाती, आत्महत्या, कोशिका पाचक थैली, जो भी कहेंगे कौन है, वो है लाइसोम। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, बिजली घर, किस पावर हाउस भी कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, बिजली घर भी किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। पावर हाउस कहेंगे तो भी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, बिजली घर कहेंगे भी तो फिर भी क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आएंगे कि आते हैं। और रंगीन प्लास्टिक को क्या क्या कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा। रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। कौन सा रासायनिक अणु अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है? वह है कोशिका द्रव। ठीक है। क्या है? कोशिका द्रव। अमीबा जीव है एक कोशिकीय जीव। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम है जीवाणु कोशिका। ठीक है। अमीबा जीव है क्या? एक कोशिकीय। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव। हम लोग क्या, मनुष्य क्या कौन सा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है। सबसे बड़ी मतलब कोशिका क्या होता है? वह शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखिएगा। मनुष्य का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम है जीवाणु कोशिका। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या नाम है? जीवाणु कोशिका। नेक्स्ट यह है आखिरी क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट और आखिरी पेज के लिए हम लोग चलते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? पोषण संबंधी। ठीक है। पोषण संबंधी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर क्या है? पोषण। वो खुद स्वयं अपना क्या कर सकता है? खाना बना सकते हैं, लेकिन हम लोग स्वयं कहाँ बनाते हैं ना, स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं ना। जाइलम का कौन सा अंग पानी का संवहन करता है? तो जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है। देखिए पौधे में जो पानी का वहन करता है, पानी खनिज लवण का वहन कौन करता है? जाइलम उत्तक। और खाना जो बनता है उसको कौन मतलब देता है? परोसता कौन है? फ्लोएम उत्तक। ठीक है। मतलब परोसने का काम क्या है? फ्लोएम का। और देने मतलब बनाने का काम किसका है? संवहन करने का काम किसका है? मतलब सब कुछ ले जाने मतलब जुगाड़ करने का काम किसका है? वो है जाइलम का। इस तरह से समझिएगा आप लोग। जुगाड़ कौन करते हैं? जाइलम उत्तक करते हैं। परोसता कौन है? वो है फ्लोएम उत्तक। ठीक है। बनता कहाँ पर है? पत्तियों में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, पौधे में जल के संवहन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? वह है जाइलम उत्तक। अभी बताएं। बाहिका, ट्रैकिड्स, बेसल्स और जाइलम पेरेन्काइम में से कौन सा जाइलम का अंग नहीं है? ठीक है। इसमें देखिए याद रखिएगा कि ट्रैकिड्स यह भी जाइलम का अंग है, बेसल्स भी जाइलम का अंग है, जाइलम पेरेन्काइमा भी क्या है? जाइलम का अंग है। लेकिन बाहिका क्या है? जाइलम का अंग नहीं है। ठीक है। बाहिका क्या है? जाइलम का अंग नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से आते हैं। इसी को क्वेश्चन को दिखाया गया ना। पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है, क्या कार्य? आहार का चालन करता है। फ्लोएम का कौन सा अंग पत्तियों से पौधे के सभी भागों तक भोजन का संबंध करता है? वो चालनी नलिका है। देखिए यदि पूछा जाएगा फ्लोएम में कौन अंग है? आहार का चालन, चालनी नलिकाएं। हाँ। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है स्क्लेरिड्स पाया जाता है। ठीक है। क्या पाया जाता है? स्क्लेरिड्स। बादाम और मूंगफली के छिलकों में पाया जाता है। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? वो होता है जाइलम रेशे का बना होता है। नारियल का उत्तक किस रेशे का बना होता है? जाइलम रेशे का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज और आखिरी पेज है। आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच क्या पाए जाते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है। मृदुत्तक के कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाता है? अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। ठीक है। क्या कहते हैं?
कोल्ड्रेन काइमा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स किस में पाया जाता है, अभी बताएं। ट्रैकिड्स क्या है, जाइलम उत्तक के अंग है। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बलय बनते हैं, तो है दृढ़ उत्तक के कारण। ठीक है, वार्षिक बलय जो किसके कारण बनता है, दृढ़ उत्तक के कारण बनते हैं। ठीक है, तो पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है, तो पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है, देखिए पौधे के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, शीर्ष बीज उत्तक, जिसके कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कौन सा योजी उत्तक वसा का संग्रहण करता है, एडिपोज उत्तक। ठीक है, कौन सा अंगक उत्तक पाया जाता है, वह है एडिपोज उत्तक वसा का संग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कर्क कोशिका की भित्ति डैश के जमने से कठोर हो जाती है, वह है सुबेरिन। ठीक है, कर्क कोशिका की भित्ति डैश के जमने से कठोर हो जाती है, वह है सुबेरिन। ठीक है, सुबेरिन के जमने से क्या होता है, कठोर हो जाते हैं। कर्क कोशिका में पाया जाता है, क्या है, कर्क कोशिका में पाया जाता है सुबेरिन। कर्क कैबियम का उदाहरण है पार्श्व बीज उत्तक। ठीक है, कर्क में क्या कौन सा उत्तक पाया जाता है, पार्श्व बीज उत्तक। ठीक है, कर्क कैबियम का उदाहरण है किसका, पार्श्व बीज उत्तक। हमारी त्वचा डैश उत्तक से बनी है, एप्थिलियम उत्तक से बना है। ठीक है, हमारी त्वचा किस उत्तक से बना है, एप्थिलियम उत्तक से बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो अभी बताएं। देखिए हमारे शरीर के ऊपरी उत्तक के क्या है, एप्थिलियम उत्तक, तो ऊपरी बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन सा है, एप्थिलियम उत्तक ही होगा ना। ठीक है, उसी को मतलब घुमा फिरा कर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से आएंगे भी आपके क्वेश्चन को, जितना हो सके आप लोग पढ़ लीजिएगा। शरीर का बाहर हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन जानते हैं किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, तो वह है दृढ़ उत्तक के कारण। ठीक है, दृढ़ उत्तक के कारण क्या होता है, मोटी हो जाती है। सल्की या सल्काव एप्थिलियम का प्रमुख कार्य है, तो वह है सुरक्षा का कार्य कौन करता है, सल्की और सल्काव एप्थिलियम उत्तक। ठीक है, कौन सा उत्तक हृदय को लगातार लयबद्ध गति करने में सहायक है, वह है हृदय पेशी उत्तक। के कौन सा उत्तक है, हृदय पेशी उत्तक है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं डैश एक तरल योजी उत्तक है, तो तरल योजी उत्तक क्या है, वह है रक्त। ठीक है, हमारे शरीर का रक्त क्या है, तरल योजी उत्तक। आपको पूछा जाएगा तरल योजी उत्तक का इनमें से कौन है, तो वह है रक्त। कौन उत्तक मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, वह है कंडरा। ठीक है, कंडरा क्या करता है, अस्थि और पेशियों को जोड़ता है। अस्थि क्या है, संयोजी उत्तक है। क्या है, अस्थि कौन सा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। उपस्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। उपस्थिति में कौन सा कोशिका पाई जाते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स। लिगामेंट का निर्माण कौन करता है, पीला तंतुमय उत्तक। ठीक है, पीला लिगामेंट जो होता है हमारे शरीर में, वो क्या करता है, हमारे शरीर के जोड़ने वाली रिश्तेदार उत्तक का कार्य करता है। जोड़ने वाली आपस में दो अस्थियों को जोड़ता है कौन, लिगामेंट कहते हैं उसको। ठीक है, मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है कौन, टेंडन जोड़ता है। ठीक है, मांसपेशियों, देखिए दो अस्थियों के बीच कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। मांसपेशी और अस्थियों को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। ठीक है, हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है, वो है रक्त रेखित मांसपेशी। रेखित मांसपेशी हमारे शरीर को क्या करता है, गति को नियंत्रित करता है। कौन अंगों से संदेश ग्रहण करता है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के अंगों के कारण हम लोग को मतलब संदेश को हम लोग तुरंत ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं कौन कोशिका से पेशी तक संदेश पहुंचता है, एक्जन। ठीक है, कौन सा, एक्जन के कारण। नेक्स्ट चलिए जानते हैं ट्रेकियो और अंडवाहिनी में पाया जाता है, कौन सा उत्तक पाया जाता है, वह है बसीय उत्तक। ठीक है, कौन सा उत्तक होता है, बसीय उत्तक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यह है हमारा ट्रेकियो और कौन सा उत्तक पाया जाता है, बसीय उत्तक पाया जाता है किसमें, ट्रेकियो और अंडवाहिनी में पाया जाने वाला उत्तक है। चलिए हम लोग आज देख लिए तीनों को, मतलब तीनों जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तीनों मतलब क्या, हम लोग फिजिक्स देखें, केमिस्ट्री देखें और बायो देखें, यानी कि भौतिक विज्ञान को देखें, रसायन विज्ञान को देखें और बायोलॉजी। इतना ही सारा आप कर लीजिएगा ना, आपका 100% बोल रहे हैं कि 40 में 40 कहीं नहीं छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए और कौन सा आपको दिक्कत हो रहा है उसी का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कीजिए आप लोग।